अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके साथ मैंने वो एक असाइनमेंट शेयर की थी, आप उसको देख सकें या बाद में देखेंगे अभी? नहीं, अभी तो नहीं देखा। अभी नहीं चलिए। देखा क्योंकि अ, मैं भी बस अपना असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ। तो ठीक। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। नो प्रॉब्लम, आप देख लीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आ रहा, तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीकोडिंग। रीकोडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, वेट कैसे अप्लाई करते हैं, और टाइम ड्यूरेशन को अगर ऐसा कोई वेरिएबल हो तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले एसपीएसएस की फाइल ओपन करता हूँ और आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ रिकोडिंग के बारे में बताने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा एज ग्रुप, सॉरी, विद आपने देखा होगा अक्सर जब आप कोई बजट वगैरह या इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट देख रही होती हैं, नेशनल लेवल के डॉक्यूमेंट्स देख रही होती हैं, सर्वेज होते हैं, मिक्स सर्वे है या पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के सर्वेज हैं। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं, लाइक इनकम, लाइक एज, वो हमेशा इस तरह से आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप ये देख रही हैं, ये हर एक नंबर का ग्राफ नहीं है, इनको स्लैब्स में कन्वर्ट किया गया है। जैसे अगर एज का डाटा है आपके पास, एज का वेरिएबल है, आपने सर्वे कंडक्ट किया है, तो आप उसमें एज के वेरिएबल को ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें इनकम की इंफॉर्मेशन ली गई है, तो आप उसमें इनकम की स्लैब्स बनाते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि हर ऐसा ग्राफ जिसमें आप कुछ नंबर के न्यूमेरिक वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। तो ये स्लैब्स होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड स्लैब्स होती हैं। जैसे अगर कोई फैमिली प्लानिंग से रेलिवेंट सर्वे है, तो उसमें फीमेल रिस्पोंडेंट की जो स्लैब होती है एज की, वो 15 ईयर्स प्लस से लेके 49 ईयर्स तक जा रही होती है। तो वो सारी स्टडी उसके दरमियान में कंडक्ट की होती है। उनको फिर आप फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। या आपने बहुत सफ़ा रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। तो ये जो प्रोसेस है किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल का, एज वेरिएबल है या स्कोर है या आपका आईक्यू लेवल है या आपका कोई भी न्यूमेरिक इंडिकेटर, वो आपकी हाइट हो सकती है, मतलब जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी हाइट, या उनकी इनकम हो सकती है, उनकी कंजम्पशन हो सकती है। तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स को जब आपने एनालाइज करना होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने न्यूमेरिक वेरिएबल को एज इट इज़ एनालाइज कर दिया और आपके बार ग्राफ्स बन गए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें आप पहले ग्रुप्स में इनको कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो कन्वर्जन है, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल की स्लैब्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम एसपीएसएस में रीकोड कहते हैं, रीकोडिंग ऑफ डाटा। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर एक एज वेरिएबल है। मैं एग्जांपल के तौर पे एज को ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा कॉमनली यूज वेरिएबल है। इसमें अगर मैं ये देखना चाहूँ बिफोर अप्लाइंग रीकोडिंग प्रोसेस, मैं अगर ये देखना चाहूँ कि इस एज वेरिएबल में मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मेरे पास रिपोर्ट हो रही है 500 रिस्पोंडेंट्स की, तो मैं वेरी सिंपल क्या करूँगा। दो तरीके हैं, वेरी सिंपल। एक तो बड़ा आप ये कह लीजिए कि कैजुअल सा तरीका है कि आप असेंडिंग में जाएंगे, तो आपके पास लोएस्ट नंबर टॉप पे आ जाएगा, आपको पता चल गया 20 नंबर। जो स्टार्टिंग एज है वो 20 है। और अगर आप इसका मैक्सिमम एज देखना चाह रहे हो तो आप डिसेंडिंग में क्लिक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि 65 इज योर, आप ये कह लीजिए कि मैक्सिमम एज। ठीक है। सो लेट्स से हम इन 999 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल एज में, कोई भी नंबर दे देते हैं। लेट्स से मैं इसको 43 कर देता हूँ, इसको रेंडमली मैं 23 कर देता हूँ, इसको 33 कर देता हूँ, इसको मैं 56 कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एक रैंडम नंबर, तो वी 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 नो दैट हमारी जो एज ब्रैकेट है वो 20 से 65 के दरमियान में। तो अब हमने एनालाइज करना है इसको, कैसे करेंगे? उसके लिए हमें जाना होगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। रिमेंबर दैट
ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, रीकोड इनटू सेम वेरिएबल, ये पहला ऑप्शन है, और रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। तो सेम वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर मैंने इसी ऑप्शन को पिक करते हुए इसके ग्रुप्स बनाए, तो एज का जो वेरिएबल है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो उसी को कन्वर्ट कर देगा, इसी वेरिएबल को वो रीकोड कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन इस डाटा फाइल में नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। वाई डिफरेंट? क्योंकि हमारे पास बैकअप पे ही हमारे पास ये एक्चुअल वेरिएबल हमेशा होना चाहिए, सो दैट अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, अगर हमें इसको इसके ऊपर कुछ फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हमेशा रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, री कोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। सो अब इसमें स्टेप नंबर वन में आपने उस वेरिएबल को पिक करना है जिसको आपने ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है, जिसके आपने स्लैब्स क्रिएट करनी है। सो वी आर डूइंग एज, हम एज वेरिएबल को लेना चाह रहे हैं। हमने इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। अब हमने स्टेप नंबर टू क्या करना है कि हमने इसको रीनेम करना है, क्योंकि हम इसको री कोड कर रहे हैं। रिमेंबर दैट, री कोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हम हमने इसको एक नया नाम देना। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि हर वो वेरिएबल जिसको मैंने री कोड करना हो, तो मैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि डेटाबेस में हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, तो मैं इसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए मैं इसको री कोड का नाम दे देता हूँ, री कोड, RC फॉर री कोड। और आप हम्म। इसमें इसको एज के नाम के साथ मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स से RC री कोड एज, और आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना निचले वाले पोर्शन में। सो आपने यहाँ पे नाम देना है, तो वेरिएबल नाम SPSS में हमेशा विद अंडरस्कोर आएगा। अगर आपने स्पेस दी तो एरर आ जाएगा। SPSS एरर स्पेस को वेरिएबल नेम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने इसको क्या करना है, चेंज कर देना है। अभी क्या हुआ, पहला इसने आपको एक्शन ये बताया कि आपने एज वेरिएबल उठाया फ्रॉम लेफ्ट साइड टू दिस मिडल पार्ट, फिर आपने इसको रीकोड कर दिया। जब आपने रीकोड करके चेंज के ऊपर क्लिक किया, तो इसने आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया कि एज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रिकोड एज, या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिकोड एज। नेक्स्ट, अब आप आएंगे इस सेक्शन के ऊपर, ओल्ड एंड न्यू वेरिएबल। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी। अब ये वो विंडो है जिसमें आपने अपने तमाम डाटा को कन्वर्ट करना है ग्रुप्स के अंदर। अच्छा, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब आप देख रही होंगी देर आर मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस वेरिएबल, इस कॉलम के अंदर ऐसी वैल्यूज हैं जो कि लेट से ज़ीरो हैं या कम हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उस वैल्यू को एज इट इज़ रिपोर्ट कर दें। जैसे कि मैं भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ज़ीरो, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इस एज वाले कॉलम के अंदर अगर कोई ज़ीरो वैल्यू है, तो इसको एज इट इज़ ज़ीरो के तौर पर ही उसको रिपोर्ट करे। मैं इसका कोई ग्रुप नहीं बनाना चाह रहा, जीरो को एज इट इज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। दैट कैन बी एनी वैल्यू, दैट कैन बी 2 3 5 6, कोई भी रैंडम वैल्यू जिसको आप चाहते हैं कि ग्रुप्स बनाते हुए आप उसको एज इट इज मेंशन करें, तो आप उसको ऐसे मेंशन कर देंगे, जीरो। अच्छा, एक चीज और, ये जो वैल्यू वाला बॉक्स है ना, ये जो लेफ्ट साइड बॉक्स है जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रही हैं, ये ओल्ड वैल्यूज है, और ये जो राइट साइड पोर्शन है ये न्यू वैल्यू है। तो आपने यहाँ पर SPSS को ये बताना है कि कौन सी ओल्ड वैल्यू है, और इस साइड पे आपने ये बताना है कि उसको क्या टाइटल या क्या नाम देना है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर दूं, चेक बार क्लिक कर दूं, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर वर्ड्स के अंदर अपनी नई वैल्यू को मेंशन कर सकता हूँ, वैल्यू। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करूँगा, आउटपुट वेरिएबल्स आर स्ट्रिंग्स, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 ही मेंशन करना होगा। सो रिमेंबर दैट। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी इसमें रेंज दूँ, वो यहाँ पर वर्ड्स के अंदर उसकी कैटेगरी क्लासिफिकेशन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये नीचे लिखा हुआ ना, 18 years ओल्ड। मैं अगर चाहता हूँ हम्म। कि 18 years ओल्ड मेंशन हो विद वर्ड्स, तो मैंने यहाँ पर इसको पहले चेक करना है। रिमेंबर दैट।
तो जब मैं इसको हम्म। कर दूंगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ 20 to 30। अगर मैं इसको अनचेक रहने देता तो मैं 2 या कोई अल्फ़ाबेट इसमें एंटर नहीं कर सकता था। सो इसके लिए मैंने ये सर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्ट्रिंग आपने जहन में रखना है। अब मैं इसमें अगर अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी मेंशन करना चाहूँ तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मेरी पहली रेंज क्या है, मेरा पहला एज ग्रुप क्या है, मेरी अपने एज के सर मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछना है आपसे जी हाँ जी। कि अगर हम 2 ना लिखें 20 और डैश लगा के 30, तो इसका भी मतलब यही होता है कि 20 से 30, तो फिर हमें स्ट्रिंग नहीं जी बॉक्स। अगर आप नहीं, अगर आपने डैश लगाना है तो भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि ये जो आप क्लासिफिकेशन इसकी बना रही हैं, जो ग्रुप बना रही हैं, वो स्ट्रिंग के मुताबिक ही बनेगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको अनचेक कर दूं तो यू नोटिस दैट ओके टू क्लियर इन अप्रोप्रिएट आउटपुट वैल्यूज। ओके ठीक है, तो आप देखिए उसने उड़ा दिया इसको। गॉट माई पॉइंट? हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अब मैं अगेन जीरो, और मैं यहाँ पे जीरो प्रेस करता हूँ एंड अगेन आई एम एडिंग अ ग्रुप जीरो। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे इस पूरे वेरिएबल के अंदर किसी की भी जगह पे जीरो है या मिसिंग है तो उसको ये जीरो कंसिडर कर ले तो वो आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, रेंज। अगेन मैं अब उसको दोबारा से कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरा जो एज ग्रुप है वो अब 20 से 30 होगा, पहला ग्रुप। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको चेक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 22 और मे बी 20 to 30 years। ठीक है, तो ये मेरा एक पहला ग्रुप बन गया एंड आई एम एडिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पोर्शन में आप उसको रेंज दे रहे हैं और राइट साइड पे आप उसको नई वैल्यू दे रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम हम्म। डूइंग नाउ, 31 to 40। अच्छा, इसमें मैं ये भी कर सकता था कि लेट से मिसाल के तौर मैं भी आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। चले मैं इसको करता हूँ 31 to 40। ठीक है, ऐड। लेट मी डू इट, मैं इसको एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दूसरे एक सिनेरियो की तरफ लेके आऊँ। 41 to 50 हो गया, सो दिस इज द लास्ट यू कैन से 41 to 50। नहीं, मेरे ख्याल है हमारा 56 था शायद, एज हाईएस्ट जो थी। नहीं 65 था ना। वो सिक्स। 65 था। तो ये देखिए इसको मैंने कर दिया 41 to 50, हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड ग्रुप बन गया एंड द लास्ट। अच्छा अब ये 50 आ गया, लेट से मैं एक और ग्रुप क्रिएट करता हूँ 51 to 60, और मैं यहाँ पर इसको मैं करता हूँ 51 to 60। अच्छा एक मिस्टेक मैंने जो मुसलसल की, या जो मैंने मिस किया, वो मैंने ईयर मेंशन नहीं किया। ईयर, हाँ जी। हाँ जी ठीक। अच्छा अब ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैक्सिमम जो एज नंबर है मेरे इस डाटा सेट के अंदर वो 65 है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इसको मैं एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं कहता हूँ अब 60 से ऊपर जो भी वैल्यू हो उसको 60+ कंसिडर कर ले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 61 से लेके 70 तक का एक ग्रुप क्रिएट कर दे। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। जस्ट लाइक दिस, आप देखिए यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा हो किसी जगह पर, ये देखिए इस ग्राफ के अंदर, ये देखें आपको एक स्लैब नजर आ रही, ग्रेटर हम्म। ईयर्स। ठीक है, तो यही काम मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर कोई ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन है तो आपने इस रेंज के अंदर क्लिक नहीं करना, आपने क्या पे क्लिक करना है, रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा 60। तो अब इसको मैं यहाँ पर ये मेंशन कर सकता हूँ 60 years। ठीक है, तो मेरा आखिरी जो ग्रुप है वो ये क्रिएट होगा। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आप लोएस्ट भी कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लोएस्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 20 से कम साल की कोई भी उम्र की खातून या कोई भी उम्र का बंदा है जिसने ये इंटरव्यू दिया है तो उसको आपने 10 से 11 की रेंज में नहीं लेके आना, आप उसको लेस देन की रेंज में ले आओ। तो मैं इसको कैसे मेंशन करूंगा, 20 years। ठीक है, तो अब आपने, मैंने आपके सामने सारे सिनेरियोज रख दिए, जीरो भी रख हम्म। दिए, मैंने ग्रुप्स भी रख दिए, 4 ग्रुप्स बना लिए, फिर जो हाईएस्ट वैल्यू थी ग्रेटर देन 60 एवरी वैल्यू उसको उधर ले जाए, और लोएस्ट वैल्यू मतलब 20 जो हमारे पास मिनिमम एज नंबर, इससे नीचे कोई भी नंबर हो, 18 19 17 16 कोई भी हो तो उसको लेस देन 20 में ले जाए। तो मैंने इसमें सारे सिनेरियोज ऐड कर दिए। अच्छा अब ये सारा हो गया, इसको प्रेस करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, और
अब मैं इसको ओके का बटन प्रेस नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको करूँगा पेस्ट। वाई, मैं इसका सिंटेक्स या कोड अपने पास सेव करना चाह रहा हूँ, एंड आई टेल यू वाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसका कोड आ गया, ठीक है, जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स के बारे में आपको बता दूं कि एसपीएसएस में तीन डिफरेंट लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं। एक आपका डाटा फाइल है, ठीक है, इसको हम डाटा एडिटर भी बोलते हैं, डाटा फाइल भी बोलते हैं। दूसरी आपकी आउटपुट फाइल होती है, जिसमें आप जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके टेबल्स ग्राफ इसमें जनरेट हो रहे होते हैं। तीसरी टाइप ऑफ फाइल होती है आपका सिंटैक्स, जो आपका कोड होता है। तो हम ये कोड भी साथ साथ में सेव करते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अच्छा, वाई वी एडिट दिस कोड, इसको मैं आपको भी बताता हूँ। तो मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया और मैंने ओके का बटन प्रेस किया, प्ले का बटन प्रेस किया, तो इसने मुझे क्या बताया कि आपका ये जो सिंटैक्स है ये कम्प्लीटली रन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये फाइल, ये कोड मेरा सक्सेसफुली रन हो गया, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे एक फ्री स्पैन, आप ये कह रही है, स्प्लिट कर लेता हूँ, और मैं एक साइड पे एज को रखता हूँ और दूसरी साइड पे ये देखिए ये एज कॉलम आ गया। अब मैं इसको आखिर में लेके जाऊंगा तो जो मैंने नया वेरिएबल क्रिएट किया ना, बिल्कुल आखिर पे आएगा। ये देखिए, ये उसकी क्लासिफिकेशन आ गया। यू विल नोटिस दैट कि ये नुमेरिक है, लेकिन जब आपने इसको ग्रुप्स में कन्वर्ट किया तो आप नोट करेंगे कि ये क्या बन गया, नॉमिनल, थ्री बॉल्स। अब ये नुमेरिक नहीं है, इन अदर वर्ड्स कि ये आपकी क्लासिफिकेशन है। मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें। जब मैं इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज लूंगा तो आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये नॉमिनल कैसे, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसका डिस्क्रिप्टिव लूँ तो मुझे ये रिजल्ट दे रहा है चार पांच छह ग्रुप्स के अंदर, राइट, ऐसे ही ना। लेकिन अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसीज रन करूं एज वेरिएबल की, जो कि वेरी सिंपल वेरिएबल है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये मुझे ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये मुझे हर एक नंबर का अलग से, हर एक नंबर की एज, ग्रुप की एज नंबर की हर एक की अलग से फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंस। तो जो एक्चुअल वेरिएबल था वो था नुमेरिक वेरिएबल, स्केल वेरिएबल, जिसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये बन गया नॉमिनल वेरिएबल। हम्म। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीरो, ठीक है, और मैं जीरो ऐड कर देता हूँ। लेट से मैं कुछ जगहों पर रैंडमली इसमें कर देता हूँ 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया है कि हमने, इफ़ यू रिमेम्बर दैट, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ जीरो पे ऐड किया था। क्लासिफिकेशन रखी थी जीरो वाली, और हमने एक क्लासिफिकेशन रखी थी लोएस्ट देन 20। एंड आई वांट टू शो यू कि जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे सेम सिंटेक्स को, रिमेंबर दैट जब हमने यहाँ पर वैल्यूज को चेंज किया तो अब मैं सारा प्रोसेस यहाँ से दोबारा से नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैंने इसका सिंटेक्स सेव किया हुआ है। अगर मैंने सिंटेक्स सेव नहीं किया हुआ तो मुझे ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो हम्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये करना है कि मैंने सिंटेक्स ऑलरेडी मेरे पास है, आप इस सिंटेक्स में चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहें तो मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर चाहूँ फॉर एग्जांपल, इस ग्रुप को मैं पहले नंबर पे लेके आ सकता हूँ जीरो के बाद, क्योंकि 20 <20 मैं चाहता हूँ कि वो शुरू में आ जाए। इसी तरह ये 20 आ गए सारा, ठीक है, ओके। तो 20 ईयर्स आ गए, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा। सिर्फ सिंटेक्स मेरे पास लिखा हुआ पड़ा हुआ था, मैंने सिर्फ उसकी कोडिंग को चेंज किया है, प्रेसिंग ओके। और अब मैं इसके बाद अगर यहाँ पर देखूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक नया कोड जनरेट हो गया है, री कोड एज, ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा से देखें, पहले हमारे पास ये वाले कोड्स अवेलेबल नहीं थे, वाई, मैं इसको थोड़ा सा आपको साथ में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास ये एज ग्रुप है और ये हमारे पास री कोड है, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे जीरो था अब उसने इसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पर हमारे पास वो वाले नंबर थे जो 20 से कम के थे,
या 18 19 वाले थे, ये रिमेंबर दैट, ये वाले नंबर जो हमने खुद से मैन्युअली ऐड किए, तो उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई, लेस देन 20। फिर जो नंबर 21 22 23 24 से वो 20 से 30 के दरमियान आ गए। इसी तरह आप देखेंगे कि आपकी क्लासिफिकेशन चेंज होती जा रही है। अगर मैं इसको सेंडिंग डिसेंडिंग कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू 60 प्लस हैं, उसने उसका एक ग्रुप बना दिया। फिर जहाँ पे जीरो आए, क्योंकि हमने इसको कहा था जो जीरो आएगा आपने इसको जीरो ही रखना है, ये हमने ट्रांसफॉर्म करते हुए इसको बताया था एसपीएस को। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करूँ तो अब आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी 51 to 60। और अगर मैं असेंडिंग करूँ तो आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन 0, फिर वो जीरोस आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जी सर, ठीक है। अच्छे से आ गए। ऑलवेज रिमेंबर दैट आपने सेंटेक्स को हमेशा अपने पास सेव रखना है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, फॉर एग्जांपल आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, आपके सुपरवाइजर कहते हैं भाई हमें तो ये क्लासिफिकेशन चाहिए नहीं थी, आई वांट कि आप इस क्लासिफिकेशन को चेंज करें। तो आपने क्या करना है, आपने वेरी सिंपल ये करना है, आपने इस सेंटेक्स को खोलना है। आपका, मिसाल के तौर पे, आपका बॉस या आपका सुपरवाइजर आपको कहता है कि ये जीरो वाली क्लासिफिकेशन इसमें से उड़ाएं, रिमूव कर दें, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस कोड में से जाके इसको खत्म कर देना है, तो जीरो वाला ग्रुप उड़ गया। ठीक है। अब अगर वो आपका कहते हैं कि मुझे ये बिलो 20 भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे डाटा सेट के अंदर 20 से नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको उड़ा देना है। और आपने इसमें जितनी भी चेंजेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मुझे 5 5 की क्लासिफिकेशन चाहिए, तो आप वेरी सिंपल इसमें 20 के बाद 25 कर लें और इसके ग्रुप को चेंज कर दें, 20 के 25। ठीक है। अब ये हम्म। मैंने कुछ 2 3 चेंजेस किए हैं। ये सारे काम करने के बाद अब इसको दोबारा से रन करेंगे तो आपके डाटा फाइल के अंदर एक नया वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि वो जो हमारे पास जीरो वाली थी ना क्लासिफिकेशन, वो उड़ ही गई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा से करूं असेंडिंग, तो अब आप देखेंगे कि जीरो वाला इसमें दोबारा से अपेयर हो रहा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। लेट मी चेक इट। हमने इसको दोबारा से रन किया है, तो अब ये इसमें क्लासिफिकेशन ख़त्म होनी चाहिए। अगेन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और मैं दोबारा से इसको रन कर देता हूँ। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने जो क्रिएटेड वेरिएबल था उसको रिमूव कर दिया डेटाबेस में से, मैं नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास वो जो जीरो क्लासिफिकेशन थी ना, वो जीरो वाली, क्योंकि हमने सेंटेक्स में जाके जीरो उड़ा ही दिया है, जीरो भी उड़ा दिया और हम्म। 20 से नीचे की तमाम वैल्यूज उड़ा दी हैं। लेकिन तो सर उसको कैप्चर नहीं किया। हाँ जी, री कोड के अंदर वो तमाम कैटेगरीज जिनको हमने मैन्युअली ख़त्म कर दिया, उसको उसने मिसिंग में कंसिडर कर लिया, या उसका मतलब है कि उसने उसको ब्लैंक में कंसिडर कर लिया है, क्योंकि हमने हम्म। उसको मैन्युअली रिमूव कर दिया। तो आई होप कि आपको ये सारी चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, स्ट्रक्चर को चेंज करना, स्लैब्स को चेंज करना, ये समझ में आ गया होगा। सर मुझे बस एक दफा ये बता दें कि जो आपने जो बनाया था सारा कुछ वो सेव कैसे किया था, वो मुझे नहीं समझ में आया, दोबारा सेव से कैसे अगर। किया था, अच्छा ये आप ये कह जी। रहे हैं कि ये सेंटेक्स कैसे सेव हुआ था, राइट। जी। जी। वेरी और सिंपल। ये कैसे देखना है, फर्ज करें अगर जैसे सेव हो गया है, मुझे जल्दी जल्दी में पता नहीं चला कि कहाँ पर सेव हुआ है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सेंटेक्स की अपनी एक अलग से एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको सेव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सेव करना कैसे है। ठीक है। मैं इसको जी, बंद कर ये रहा हूँ, बस नहीं पता चला। इसको बंद कर रहा हूँ। आप एसपीएस में जो भी काम करेंगी, जैसे मैंने अभी ट्रांसफॉर्म परफॉर्म किया ना, तो आपने यहाँ पे जाना है। तो रिमेंबर दैट अनलेस कि आप इस पूरे प्रोग्राम को क्लोज नहीं कर देती, आपकी मेमोरी में ये रहेगा। ठीक है। आपकी हम्म। memory में तब तक ये फंक्शन रहेगा जब तक आपने इसको सेव नहीं कर लिया और आपने इसको क्लोज नहीं कर दिया है स्पेसेस को। आपका क्वेश्चन था कि हमने ये सारा प्रोसेस कर तो लिया है, ये जी। अब हमने इसको सिंटेक्स में सेव कैसे करना है। रिमेंबर जी। दैट इफ आई क्लिक ऑन ओके, तो हम्म। मेरा सिंटेक्स जनरेट नहीं होगा, मेरे पास अब सिंपल तक पेस्ट करना है। आपने पेस्ट करना है। सो जी। ऑलवेज रिमेंबर, एसपीएसएस में हर काम करते हुए आपके पास ये पेस्ट का फंक्शन लाजमी आएगा। तो पेस्ट का मतलब ये है कि आप रेग्रेशन रन कर रहे हैं, आप क्रॉस टेबुलेशन कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसीज रन कर रहे हैं,
आप कोई भी एक्सपेरिमेंट एसपीएसएस में कर रहे हो तो पेस्ट का पर्पस ये होता है कि आपने जो काम अभी करने जा रहे हैं कि उसको कोडिंग की शक्ल में सेव करना है या नहीं करना है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको सेव करें। मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, एक नई फाइल खुल गई सेंटेक्स के नाम से। सेंटेक्स मीन द कोड। अब आप इसको हम्म। सेव कर लीजिए। सेंटेक्स की अलग से एक्सटेंशन है, ये देखें मेरे पास सारी, मैंने एक प्रोजेक्ट अभी मैं करंटली कर रहा हूँ, उसके सारी एक सेंटेक्स आपको नजर आ रहे होंगे, सेंटेक्स अवेलेबल है। ये तमाम सिंटेक्स हैं, ठीक है ना। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एस पी एस। ये देखें, इसकी एक्सटेंशन नीचे आपको नजर आ रही होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने डेस्कटॉप पे जाना है और आप इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटेक्स डेमो एज रीकोड। ये मैं अपनी अपने लिए कुछ भी इसको सेव कर लूँ, ठीक है। तो मैंने हम्म। इसको सेव कर लिया। अब आप देखें इसका नाम रीनेम हो गया, सिंटेक्स डेमो एज रीकोड। ठीक है ना। आप इसको अपने अंदाज में जैसे आपके लिए कन्वीनियंट आप उसको वैसे सेव कर लीजिए। अब अगर आपने इसको क्लोज कर भी दिया तो परेशानी वाली बात नहीं है। आपने अपने डेस्कटॉप पे जाना है और आपने यहाँ पर जाके इसको खोल लेना है। ये देखें, ये वही कोड है, सिंटेक्स। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा कि आपने सेव कहाँ पे किया है तो आपने क्या करना है, आपने रिसेंट में चले जाना है, ठीक है। जस्ट लाइक एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आपके पास रिसेंट फाइल्स ओपन की डायरेक्टरी आ जाती है ना, तो इस तरह इसमें भी रिसेंटली यूज डाटा की डायरेक्टरी आ जाती है। तो आप सर यहाँ आपने जब ये परफॉर्म किया था तो ये ऑटोमेटिकली सेव कहाँ पे हुआ था, ये मेरा क्वेश्चन भी ये सेव नहीं था। हुआ था। देखें, आपने किया था इसको, जैसे अभी आपने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है, लेकिन उससे पहले ये कहाँ पर सेव हुआ था? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने जितना भी काम किया था ना, जो मैं आपको स्क्रीन पे इससे पहले दिखा रहा था, इस सेव करने से पहले वो अनसेव फाइल थी। अच्छा, सेंटेक्स अनसेव फाइल। सेंटेक्स में चेंजेस जरूर कर रहा था लेकिन वो अनसेव फाइल थी। तो इसको मैं, अगर आप एसपीएसएस को बंद करते तो वो खत्म हो जाता सब? हाँ जी, अगर मैं, अच्छा। ये है कि एसपीएसएस आपको नोटिफिकेशन जरूर देते हैं। अब जब भी फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेक्स जनरेट किया, मैंने उसमें काम किए, मैंने उसमें मॉडिफिकेशंस की। अब मैंने इसको सेव भी नहीं किया और मिस्टेकनली अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे, क्योंकि अब वो सेव था इसलिए उसने क्लिक कर दिया, उसने क्लोज कर दिया। अदरवाइज अगर वो सेव ना होता ना तो मुझे नोटिफिकेशन देता है, यहाँ पे एक मैसेज आता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने जल्दी में, अब ये देखिए ये आउटपुट जो मैंने टेबल्स जनरेट किए हैं ये सेव नहीं है। इसके ऊपर कोई टाइटल नहीं, मैंने कोई फाइल का नाम नहीं दिया, ये अनसेव्ड फाइल है। सडनली हम्म। मैं क्विकली इसको बंद कर देता हूँ तो आपके पास ऐसा एक मैसेज जरूर आएगा, वो सिंटेक्स की फाइल हो या वो आउटपुट की फाइल हो, या आपसे पूछेगा भाई इसको सेव करना है या नहीं करना। तो अगर हम यस कहते हैं तो ये कहाँ पे सेव होगा? ये जहाँ पे आप इसको जो भी लोकेशन देंगी वहाँ पे सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, मैं, लोकेशन हमने खुद देनी है। ऑब्वियसली, तो इट्स ठीक है। लाइक एक्सेल। आपने एक्सेल की फाइल खोली, आपने एक्सेल में काम किया लेकिन आप उसको सेव करना भूल गई हैं। तो जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपको सेव का नोटिफिकेशन जरूर देगा, इसको सेव करना ही नहीं करना। अब जब आपने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया तो उसकी लोकेशन तो आपने देनी है ना, कि आप इसको, लेट्स से ये डेमो है, आपने कहाँ पे सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे रहा हूँ तो आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक होगी। सही। चल, सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेट केसेस। वेट केसेस, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आई होप कि आपने कहीं ना कहीं वेट जिंदगी में ज़रूर अप्लाई किया होगा, जब आपने किसी रिपोर्ट पे काम किया होगा या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन है, कभी एनालिसिस आपने देखा हो। समटाइम्स ये होता है कि जो आपके नेशनल डॉक्यूमेंट, नेशनल सर्वेज होते हैं, मिक्स होता है, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसमें वेट का एक बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है। व्हाट इज वेट? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट शॉर्टली, इन शॉर्ट वे। बेसिकली वेट के हवाले से मैं आपके साथ ये एक आर्टिकल जरूर शेयर कर लूंगा, 10 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ये एक 2 पेज डॉक्यूमेंट है, आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बेसिकली ये वेट का तरीकाकार बताता है कि वेट क्या है, वेट कैसे कैलकुलेट होता है, और आप उसको कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो मैं एक आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू दे के इसको मैं एक्सेल की फाइल पे आपको थोड़ा सा एक तरीकाकार बताने की कोशिश करूंगा। ये बेसिकली इसमें ये फॉर्मूला है, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से तसल्ली से। ये देखिए, वेट जो है वो नॉमिनल वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है,
और कॉन्टिन्यूअस स्केल वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस? इसका बैकग्राउंड ये है वेट का। फॉर एग्जांपल, आपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हेल्थ के हवाले से या एड्स के हवाले से या फैमिली प्लानिंग के हवाले से या कोई भी ABC डायबिटीज के हवाले से सर्वे कंडक्ट किया। अब आपने जब प्रोविंसेस में से, नॉट प्रोविंसेस, लेट से हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से जब आपने डाटा कलेक्ट किया तो हर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिफरेंट है। ठीक है ना? किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 40 लाख है, किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 22 लाख है, किसी की 86 लाख है। लेट से लाहौर है तो उसकी 2 करोड़ होगी, मिसाल के तौर पे, और अगर कराची है तो शायद 2.5 करोड़ हो। तो अब जब आपने 10 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में से डाटा कलेक्शन कर ली, और जो सैंपल साइज आपने 10 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पिक किया, उसको इक्वली रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए आप वेट यूज करते हैं। अच्छा, वेट कैलकुलेट कैसे होता है? इसके बैकएंड पे थोड़ी सी आप ये कह लीजिए कैलकुलेशंस होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे, ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, आपने डायबिटीज के ऊपर कुछ फीमेल्स का डाटा कलेक्ट किया और ये उसके एज ग्रुप्स आपने डिफाइन कर लिए। ठीक है? अब जो आपका नेशनल डॉक्यूमेंट है, जो पॉपुलेशन डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पब्लिक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आपका एज ग्रुप जो 18 से 34 साल की खवातीन है वो 24% है। लेकिन जो आपने सैंपल साइज पिक किया या जो आपने सर्वे कंडक्ट किया, उस पे जब आपने कैलकुलेट किया तो आपकी 28% आ रही है। इसी तरह नया एज ग्रुप आ जाता है 35 से 44 साल। अब इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एज, जो आपकी परसेंटेज है वो 36% है। लेकिन जो आपने सर्वे खुद से कंडक्ट किया, उसकी जो परसेंटेज है वो 38% है। तो ये जो माइनर डिफरेंस होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये इस नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। ये टारगेट है। टारगेट मींस आपका पॉपुलेशन का डाटा। एक्चुअल मींस जो आपका सैंपल सर्वे, जो आपने खुद से फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट किया है। तो अब इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे टारगेट को एक्चुअल के साथ, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वेट। अब आपने ये वेट क्या करना है, आपने हर उस सेल के आगे ये वेट मेंशन कर देना, तो आपका वेट कैलकुलेट हो जाएगा। अगेन, ये सिर्फ उसकी कैलकुलेशंस का प्रोसेस है, हमने भी अप्लाई करना सीखा नहीं है। अच्छा, आई थिंक कि आप इससे, इस डॉक्यूमेंट से कंफ्यूज हो रही होंगी, शायद आपको इससे मेरी बात समझ ना आ रही हो। मैं आपको ना एक बड़ी सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सेल में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक फाइल है और मेरे पास SPSS की डेटाबेस के मुताबिक मेरे पास ये डाटा सेट है। ठीक है? लेट्स से मेरा जो सैंपल साइज है, मेरा जो टोटल सैंपल है इस डेटाबेस के अंदर, वो 250 लोगों का मैंने डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है? और उसमें से मेल्स कितने हैं? 142। और फीमेल्स कितनी हैं? 108। टोटल कितने हुए? 250। आर यू विद मी? यस सर। हाँ जी, आपने मुझे बताना है। ठीक है? आपने इसको थोड़ा सा। मैं असल में सोच रही थी, मेरी इस वाली क्लास में प्रोफेसर ने वेट बताया था कि जब आप कोई भी चीज, जैसे भी यहाँ आदमी ज्यादा है और औरतें कम हैं, हाँ जी। तो आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स जब अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं कि इतने परसेंट इतने परसेंट, तो वो जो लोग हैं वो बराबर होने जरूरी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसी के लिए हम ये वेट अप्लाई करें। आपने ये नोटिस किया होगा हम्म। कि हमने एक सर्वे में, अ, जब सर्वे कंडक्ट किया तो इत्तेफाकन या अनलकीली हमारे पास मेल ज़्यादा आ गए, फीमेल कम आई। तो अब हमने इसको रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाना, तो हम इसका वेट अप्लाई करेंगे। लेकिन वेट अप्लाई करने से पहले हम इसको वेट को कैलकुलेट भी तो करेंगे ना। तो अभी हम सिर्फ उसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस में हैं, अभी वेट अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है? तो कैसे करना है हमने, ये वेरी सिंपल। आपने सिर्फ इन कैलकुलेशंस को देखना ही। मैं एक्सेल फाइल आपके साथ शेयर कर लूंगा, रिकॉर्डिंग भी है, आप इसको बाद में समझ लीजिएगा। ये देखिए, अगर मैं, आइडियली क्या होना चाहिए कि 50% मेल्स होने चाहिए, 50% फीमेल्स होने चाहिए। लेकिन जो हमारे पास सैंपल साइज कलेक्ट हुआ, अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूं तो आप ये देखेंगे कि
142 को जब हमने टोटल के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 56.8। इसी तरीके से अगर आप 108 को 100 108 को 250 पे डिवाइड करें तो आपके पास सैंपल साइज आ रहा है 43.2। ये दोनों अनइक्वल हैं एक्चुअली। बाय डिजायर या बाय असम्पशन हमारा रेशियो जो होना चाहिए था इस सर्वे के अंदर, वो मेल और फीमेल का 50% रेशियो होना चाहिए था। अब वेट कैसे कैलकुलेट होगा? तो वेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इस परसेंटेज को, ये परसेंटेज कहाँ से आई है? बेसिकली ये परसेंटेज आई है जब हमने जो एक्चुअल हमारी, ये बेसिकली ये एक्चुअल परसेंटेज है 56.8। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से है, तो बेसिकली ये जो येलो पार्ट है ये बेसिकली हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाली? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेके जा रहा हूँ। 142 को 250 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एफ कॉलम में ये नंबर आ गया। एफ कॉलम में ये नंबर आ गया तो हमने, सॉरी ई कॉलम में ये नंबर आ गया, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्चुअली, ये देखिए, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 56.8 आ गया। अब वेट के साथ हमने कैसे करके इसको मैनेज करना है, वेट कैसे बनाना है? ये जो एच कॉलम है ये वेट बनाने का प्रोसेस है। तो हमने क्या किया, एजम्पशन क्या थी, 50% मेल 50% फीमेल्स। तो हमने सिंपली एच कॉलम में एफ वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को जिसको अगर मैं ग्रीन कर दूं फॉर द टाइमिंग, इस वैल्यू को हमने 50 से डिवाइड किया है। आप ये देखिए 50 के साथ हमने इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया हम्म। तो हमारे पास आ गया 0.88। इसी तरीके से हमने 43 जो कि फीमेल्स वाली थी, ये मैं इसको भी डबल क्लिक कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पर एच कॉलम में अ, अब डिवाइड कर दिए 50 के साथ। एंड व्हाट इज 50? 50 इज आवर अजम्पशन कि 50% मेल 50% फीमेल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास दो वैल्यूज आ गई ना, ये आपका वेट कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 प्रोविंसेस में डाटा कलेक्ट किया, आप 5 प्रोविंसेस की इस तरह से आप परसेंटेज ले सकते हैं। अगर आपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डाटा कलेक्ट किया तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स के आप इसी तरीके से ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास मेल फीमेल वाला कॉम्पोनेंट है। तो मैं क्विकली इसको परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, 1.5 मिनट रह गए हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल होगी वेट के हवाले से, वेट टॉपिक, ये वेट फाइल है। ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हमने सिंपली ये किया मेल और फीमेल, इसको मैं विंडो में स्प्लिट कर देता हूँ। और बेसिकली हमने ये क्या किया कि हर वो सेल, हर वो रिकॉर्ड जिसमें मेल है, हमने उसमें वेट अप्लाई किया और वेट की वो वैल्यू मेंशन कर दी। ये देखिए जेंडर वेट ऐसे ही है, ये देखें, सही। ये 3 मेल है और 0.88 वो मेंशन कर दिया। लेकिन जहाँ पे फीमेल आई वहां पे हमने उसका वेट का मेंशन कर दिया 1.56। राइट। सो आपको ये कॉलम क्लियर हो गया? इसमें सिर्फ दो वैल्यूज हैं। जो मेल होगा वहां पे 0.88 मेंशन होगा, जो फीमेल होगा वहां पर आपको फीमेल के अगेंस्ट 1.56 मेंशन होगा। और ये कहाँ से है 0.88 एंड 1.56? ये हमें यहाँ से मिला, ये वाले रिजल्ट्स हैं। तो ये हमने पहले मैन्युअली कैलकुलेट करना है? Yes. ये हमने मैन्युअली हमेशा कैलकुलेट करने होते हैं। उसके बाद इन दो वैल्यूज को उठाएंगे और मेल के आगे ये वाली वैल्यू और फीमेल्स के आगे ये वाली वैल्यू। तो आप देखेंगे कि इस पूरी फाइल में जितने भी केसेस हैं, मेल के आगे आपको 0.88 नजर आएगा और फीमेल के आगे 1.56 नजर आएगा। ठीक है। इसका अच्छा, फायदा क्या होगा मैं अगर हम बता, ये निकालेंगे तो? जी मैं बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं वेट अप्लाई नहीं कर रहा और मैं कोई भी इसमें, आपको मैं अभी दो दो की एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको दोनों को रन